हेलो दोस्तों, तो पिछली वीडियो में हम लोग न्यूक्लिक अम्ल के बारे में बात कर रहे थे। दो टाइप के न्यूक्लिक अम्ल देखे थे। ठीक है, केंद्रक में दो टाइप के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं जिनका नाम है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल और राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। उसी के आधार पर इनका डीएनए और आरएनए का नाम दिया गया है। तो हम डीएनए पे आज डीएनए की संरचना लेकर आए हैं। आज डीएनए की संरचना पढ़ने वाले हैं। डीएनए को सर्वप्रथम फ्रेडरिक मिसर ने मवाद की कोशिकाओं का जो केंद्रक होता है ना, न्यूक्लियस जो होता है, उसमें से उसको पृथक किया था फ्रेडरिक मिसर ने। ठीक है, मवाद की कोशिकाओं से उसको अलग किया था और उसका फिर अध्ययन किया के बताया था कि ये न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। और न्यूक्लियोटाइड्स के भी 3 घटक थे ना, कल देखे थे, पिछली वीडियो में देखे थे हम लोग। कौन कौन से थे? क्या क्या नाम था? 3 घटक थे उसका। तो पेंटोस शर्करा, नाइट्रोजनी क्षार और फास्फेट। पेंटोस शर्करा नाइट्रोजनी क्षार जोड़ते हैं तो बनता है न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड में फिर फास्फेट जोड़ते हैं तो बनता है न्यूक्लियोटाइड। और यही न्यूक्लियोटाइड जो बहुत बार रिपीट करते हैं अपने आप को, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड, तो जब बार बार जोड़ा जाता है आपस में तो बनते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब कि न्यूक्लिक अम्ल जिसको कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक अम्ल यानी कि डीएनए। तो न्यूक्लियोटाइड की संख्या जोड़ने पर डिपेंड कर रहा है। किसी किसी में एक उसी की में कम भी होते हैं न्यूक्लियोटाइड, किसी में ज्यादा भी होते हैं। तो 2-3 लाइन देखना चाहेंगे। जैसे कि एक हमारा जीवाणु भोजी होता है, पॉइंट देखिए, जीवाणु भोजी को बैक्टीरियोफाज भी कहते हैं। जीवाणु भोजी, जीवाणु भोजी क्या है? तो भोजी का मतलब होता है भोजन करने वाला। ऐसा वायरस, ये आपका एक वायरस है। क्या है? एक वायरस है, एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को भक्षण करे, बैक्टीरिया को खाए, उसको बोलते हैं जीवाणु भोजी। तो जीवाणु भोजी को बोलते हैं बैक्टीरियोफाज भी बोलते हैं। ठीक है, इसको लिख देते हैं हम बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरियोफाज। तो जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफाज में भी डीएनए पाए जाते हैं। ठीक है, इनका आनुवांशिक डीएनए ही होता है। तो इनके डीएनए जो होते हैं छोटे होते हैं अपेक्षाकृत मनुष्यों की। छोटे क्यों होते हैं? क्योंकि न्यूक्लियोटाइड की संख्या कम होती है। जब कम होगी तो छोटे अणु वाला, छोटे लड़ी वाला ही न्यूक्लिक अम्ल बनेगा ना। तो इनमें न्यूक्लियोटाइड्स कितनी पाई जाती है? इनमें न्यूक्लियोटाइड की संख्या पाई जाती है 5386। 5386 इसमें न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। किसमें? जीवाणु भोजी में 5346 न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स कितने पाते हैं? 5386 न्यूक्लियोटाइड्स पाई जाती हैं आपके जीवाणु भोजी में। ठीक है, कौन सा जीवाणु भोजी दिखवाया नहीं ना, इसका नाम देखिए। जीवाणु भोजी कौन सा है आपका? इसका नाम है 5x174। ये आपका जीवाणु भोजी का नाम है 5x174। और एक जीवाणु भोजी और भी है जिसका नाम है बैक्टीरियोफाज लेम्डा। जिसका नाम है आपका बैक्टीरियोफाज लेम्डा। बैक्टीरियोफाज लेम्डा, लेम्डा बैक्टीरियो। इसका, इसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो आपके होते हैं 4800 नहीं 48,502 होते हैं। 48,502 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। 48,502 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं किसमें? बैक्टीरियोफाज लेम्डा में। ठीक है, बैक्टीरियोफाज लेम्डा में 48,502 न्यूक्लियोटाइड्स पाई जाती है। वही आपके ई कुलाई आप होती है। ई कुलाई का मतलब होता है इशरिशिया कुलाई, जो कि हमारे आंत में पाई जाती है। ई कुलाई को बोलते हैं इशरिशिया कुलाई। तो ई कुलाई की जो न्यूक्लियोटाइड्स होती है डीएनए में, वो आपकी कितनी पाई जाती है? ये पाई जाती है 4.6 × 10⁶ न्यूक्लियोटाइड्स। 10 के पावर 6 का मतलब पता ही होगा, 10 लाख की बात हो रही है। तो 10 लाख न्यूक्लियोटाइड्स इसमें पाए जाते हैं। तो 10 लाख न्यूक्लियोटाइड से इसके डीएनए का निर्माण हुआ है। अब बात करते हैं सबसे चौथा पॉइंट, मानव की। जो मानव होते हैं, मनुष्य होते हैं, जंतु होते हैं, इनकी जो डीएनए होता है, इनके डीएनए में कितना होता है? 3.6 × 10⁹ न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। 10 के पावर 9 मतलब अरब में चला गया। तो सबसे अधिक मनुष्यों के डीएनए यानी कि जंतु के डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स, यानी सबसे लंबी डीएनए जो होती है हमारे यानी कि मनुष्य में ही पाई जाती है। और सबसे कम देखिए जीवाणु भोजी, जिसका नाम है 5x174। इतने न्यूक्लियोटाइड से इसका न्यूक्लिक अम्ल बना हुआ है, यानी कि डीएनए बना हुआ है। तो न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या डीएनए की लंबाई पे डिपेंड है, यानी कि निर्भर करती है। अगर न्यूक्लियोटाइड की संख्या कम है तो कम लंबाई का डीएनए बनेगा, अगर ज्यादा है तो ज्यादा लंबाई की डीएनए बनेगी। तो डीएनए की लंबाई किस पर निर्भर करती है? आपका न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या पर निर्भर करती है। समझ गए आप लोग? सबकी न्यूक्लियोटाइड्स के आप लोग लिख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए या उसको नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। ठीक है, उसको साफ कर देते हैं। अब हम लोग देखेंगे डीएनए की संरचना के बारे में, जिसको वाटसन और क्रिक ने प्रस्तुत किया था। वाटसन ने, क्रिक ने द्विकुंडली डीएनए को प्रस्तुत किया है। डीएनए कैसी होती है? द्विकुंडलिनी होती है। बाहरी मॉडल बनाया जाए तो कुछ इस तरह से बनाई जाती है इसकी डीएनए की संरचना।
यही हमारा डीएनए है जिसको बोलते हैं आनुवांशिक पदार्थ। जो इसके आधार देख रहे हो आप लोग, आधार जो देख रहे हो, आधार का निर्माण शर्करा और फास्फेट करते हैं। ठीक है, आधार का निर्माण कौन करते हैं इसमें? शर्करा और फास्फेट करते हैं। और जो आपका एक ऊर्ध्ववर्ती लटका होता है स्तंभ का निर्माण जो करता है इसमें, वो क्षार करता है। क्या करता है आपका? क्षार करता है। तो इस रचना तो बाहरी मॉडल हो गई। इसकी आंतरिक संरचना की बात करते हैं। आंतरिक संरचना देखते हैं, द्विकुंडली मॉडल जो वार्सो क्रिक ने प्रस्तुत किया था। वार्सो क्रिक ने क्या किया था? इसकी द्विसंरचना, द्विकुंडलिनी बोलते हैं ना। द्विकुंडलिनी का मतलब होता है दुगो है और आपस में कुंडलित हुआ हुआ है, तो द्विकुंडलिनी बोलते हैं। तो इसकी संरचना हम बना के देखते हैं। सबसे पहले कैसे बना रहे थे हम लोग? सबसे पहले हम लोग क्षार लेते थे, शर्करा लेंगे, शर्करा में जोड़ देंगे क्षार, फिर जोड़ देंगे फास्फेट, ये बन गया हमारा एक न्यूक्लियोटाइड। फिर हम लेंगे शर्करा, शर्करा में जोड़ देंगे क्षार, फिर ले लेंगे हम फास्फेट। फिर ये है शर्करा, शर्करा में कौन सा क्षार ले? गवानीन, ये हमारा फास्फेट। ये हमारा डीऑक्सीराइबोस शर्करा, और ये हमारा साइटोसिन, और ये हमारा फास्फेट। ये हमारा इस टाइप से न्यूक्लियोटाइड बन रहे हैं। तो इतने सारे न्यूक्लियोटाइड्स जो बहुत सारे और आगे जुड़ जाएंगे, 10 की पावर 9, पता है ना, 10 की पावर 9, इतने सारे, 1 2 3 4 5 6 नहीं, 10 के पावर 9 ले जाना है। 10 के पावर 9 नहीं कि अरब खरब में जोड़ना है इसको, अरब खरब में ले जाएंगे। इतनी लंबी न्यूक्लियोटाइड से बनी हमारा न्यूक्लिक अम्ल। इसलिए डीएनए क्या है? जटिल बहुलक कहा जाता है। डीएनए की संरचना कैसी होती है? बहुत ही जटिल। जटिल तो होगी क्योंकि शर्करा के भी कुछ आणविक सूत्र हैं, क्षार के आणविक सूत्र हैं, फास्फेट के आणविक सूत्र हैं, और ये एक दो नहीं बल्कि अरबों खरबों में जुड़े हुए हैं। तो भारी जटिल अणु हुआ कि नहीं हुआ? तो इसीलिए वो भारी जटिल अणु है और एक पॉलीमर है, यानी कि बहुलक है। इसके एक स्टैंड तो हो गया, क्योंकि डीएनए एक स्टैंड नहीं होता, उसके 2 स्टैंड होते हैं। एक स्टैंड और बनाना पड़ेगा, यानी कि फिर से निचला स्टैंड में वही हमारा, ठीक है, फिर से हमारा निचला स्टैंड में वही जोड़ते रहेंगे। हर एक शर्करा में क्षार जोड़ेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जोड़ने का तरीका क्या होता है? इसके जो इस तरफ का क्षार और इस तरफ का जो क्षार होता है, दोनों लड़ियों के जो क्षार होते हैं, जुड़ने का तरीका होता है। एक का प्यूरिन, एक का पाइरीमिडीन होता है। एक का प्यूरिन और दूसरे का पाइरीमिडीन होता है। कैसे? तो जैसे कि हम लोग देखे थे, यहाँ पे सामने देते हैं कि प्यूरिन में हमारे 2 होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन, और पाइरीमिडीन में हमारे 2 होते हैं, कौन कौन? थायमिन और साइटोसिन, ये होते थे। तो इनमें होता क्या है? एक लड़ी का अगर एक तरफ का प्यूरिन का एडेनिन है तो दूसरे का पाइरीमिडीन होना चाहिए। एक तरफ का प्यूरिन है दूसरे का पाइरीमिडीन होना चाहिए। मतलब कि एडेनिन जुड़ता है थायमिन से, वो भी डबल बॉन्ड से, और ग्वानिन जुड़ता है साइटोसिन से, वो भी ट्रिपल बॉन्ड से। इतना बात समझ में आ गया आप लोगों को? एडेनिन जुड़ता है थायमिन से डबल बॉन्ड से, और ग्वानिन जुड़ता है साइटोसिन से, वो भी ट्रिपल बॉन्ड से। ठीक है, यानी कि बोल सकते हैं एक का प्यूरिन दूसरे के पाइरीमिडीन, एक का प्यूरिन दूसरे का पाइरीमिडीन। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। तो ये हमारा ये ऐसे जुड़े चल रहे हैं। तो यहाँ पे एडेनिन है तो यहाँ पे थायमिन से जुड़ेगा, वो भी डबल बॉन्ड से। अगर यहाँ पे थायमिन है तो यहाँ पे कौन सा क्षार लेना पड़ेगा? हमें एडेनिन लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ए और टी से ही जुड़ता है। फिर हम फास्फेट जोड़ देंगे। फिर हमारा ये शर्करा, फिर हमारा क्षार कौन सा रहेगा? सी रहेगा, वो भी ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा। फिर फास्फेट, ये हमारा क्षार, और सी है तो क्या रहेगा यहाँ पे? जी रहेगा, वो भी ट्रिपल बॉन्ड से। इस तरह से इसके दूसरे स्टैंड का भी निर्माण हो गया डीएनए के। ठीक है, यहाँ पे ए है तो क्या रहेगा? टी, वो भी डबल बॉन्ड से। यहाँ पे ए है। तो इसके कितने स्टैंड हो गए? 2 स्टैंड हो गए। ठीक है, एक स्टैंड और 2 स्टैंड हो गए ना। तो दोनों स्टैंड का देखिए आधार क्या बना रहा है? आधार का जैसे होता है ना सीढ़ी, सीढ़ी में क्या होता है? जो डंटी होता है बांस के, वो इसका आधार हो गया, और ये इसका जो क्रम हो गया ना चढ़ने वाला, इसका ऊर्ध्वाधर स्थान हो गया। मेन आधार किस चीज का बना हुआ था? डीएनए का पूछता है, ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है कि डीएनए की आधार क्या होता है, डीएनए का आधार का निर्माण कौन करते हैं? तो डीएनए का जो आधार बनाया है, इसका जो मेन आधार जो बनाया हुआ है, आप देख सकते हो, ये आपका शर्करा और क्षार, सॉरी शर्करा फास्फेट, शर्करा फास्फेट, शर्करा और फास्फेट से आपका आधार बना है। इसका भी शर्करा फास्फेट से आधार बना है, और दोनों में सीढ़ी का जो निर्माण कर रहा है वो उसका क्षार कर रहा है। ठीक है, तो आपका आधार का निर्माण कौन करता है? तो डीएनए के आधार का निर्माण करता है आपका शर्करा और फास्फेट करता है। शर्करा और फास्फेट इसका आधार का निर्माण करता है, और जो क्षार होते हैं वो ऊर्ध्वाधर लटके हुए होते हैं, जिसका स्तंभ का निर्माण करते हैं। क्षार क्या होते हैं? ऊर्ध्वाधर लटके होते हैं। तो क्षार क्या होते हैं? ऊर्ध्वाधर होते हैं। क्षार ऊर्ध्वाधर होते हैं, ऊर्ध्वाधर होते हैं, ऊर्ध्वाधर लटके हुए होते हैं, वो क्षार होते हैं। डीएनए कितने स्टैंड हो गए? 2 स्टैंड हो गए। समझ में आ गया? डीएनए कितने स्टैंड हो गए? 2 स्टैंड हो गए।
डीएनए के दो स्टैंड, दो स्टैंड बोलिए ना, इसको स्टैंड बोलते हैं, लड़ी बोलते हैं, चैन बोलते हैं, दो कुंडलिनी संरचना बोलते हैं। सबसे बड़ी बात, एक न्यूक्लियोटाइड हुआ ना, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड से क्या बनते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। एक लड़ी से क्या बना हमारा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और हमारे निचले वाले भी तो वही बना रहा है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, दो होते हैं, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की संरचना होती है। जब डीएनए की परिभाषा लिखते हैं तो हम लोग ये लिखना होता है कि डीएनए जो होती है दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बनी होती है। डीएनए क्या होती है, डीएनए दो, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड नीचे भी है, तो डीएनए क्या होती है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बनी होती है। ठीक है, डीएनए की संरचना बहुत जटिल होती है। ठीक है, इसकी अणु क्या होती है, बहुत जटिल अणु से बना होता है, पॉलीमर होती है। ठीक है, डीएनए में आधार का निर्माण कौन करते हैं, आपका शर्करा और फास्फेट करते हैं, और जो क्षार होते हैं ऊर्ध्वाधर लटके होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स के तीन घटक होते हैं, आप लिख सकते हो, क्षार, शर्करा, क्षार और फास्फेट। शर्करा क्षार जुड़ता है, न्यूक्लियोसाइड, फास्फेट बनता है न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड से बन जाता है आपका न्यूक्लिक अम्ल। ये सब बातें हो गई डीएनए की संरचना को लेकर। डीएनए संरचना इस तरह से हुई है। अब आरएनए की संरचना की बात करते हैं। तो आरएनए की संरचना चूंकि एकहरी होती है, तो आरएनए की संरचना के लिए कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, आप लोग इसको ले लो, स्क्रीनशॉट लेना होगा, तो फिर हम साफ करके आरएनए बनाते हैं। डीएनए में समझ गया आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। डीएनए में क्या होता है, एक का प्यूरिन दूसरे के पायरिमिडिन से जुड़ा होता है, जो स्ट्रैंड का निर्माण करता है। अगर एडेनिन प्यूरिन है, थायमिन क्या है, पायरिमिडिन है। या मोटा मोटी बात इतना याद करना, ए से टी का कनेक्शन होता है। ए का विवाह टी से हुआ है, सी का विवाह जी से हुआ है। ठीक है ना, यानी कि इस घर के इस घर से हुआ है, इस घर के इस घर से हुआ है, लेकिन सेम घर में तो हो नहीं सकता, इसलिए एडेनिन का थायमिन से, ग्वानिन का साइटोसिन हुआ है। ठीक है, तो प्यूरिन में एडेनिन ग्वानिन होते हैं, पायरिमिडिन में थायमिन साइटोसिन होते हैं, लेकिन एडेनिन थायमिन से जुड़ता है और ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ता है। ये आपका मेन बात है, याद करके रखना बहुत जरूरी है। अब हम आरएनए के बारे में देखेंगे। ठीक है, आरएनए के बारे में, तो आरएनए का स्ट्रैंड जो होता है एकहरी होता है। आरएनए का स्ट्रैंड कैसा होता है, एकहरी होता है। एकहरी मतलब एक स्ट्रैंड बनाना, इसका राइबोस शर्करा है, इसका क्षार, रेसिन रहता है, थायमिन नहीं, फिर आपका फास्फेट रहेगा। राइबोस शर्करा फिर क्षार, आपका थायमिन नहीं रहता ना, सॉरी एडेनिन रह जाएगा, फिर फास्फेट। ग्वानिन भी रहता है, साइटोसिन भी रहता है, फिर फास्फेट। ये आपका राइबोस शर्करा, साइटोसिन, फास्फेट। अब तक तो जोड़ने आ भी गया होगा यूरेसिल। तो ये आपका क्या बना दिया, एक आपका बना दिया, ये बना दिया आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अभी बताया कि न्यूक्लियोटाइड से क्या बनता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है। ये बना दिया पॉलीन्यूक्लियोटाइड। एक ही स्ट्रैंड होती है, इसकी डबल स्ट्रैंड नहीं होती, ये हमारे आरएनए हो गए। ठीक है, तो डीएनए और आरएनए में अंतर खास बात ये होती है कि डीएनए द्विकुंडलिनी होते हैं। कैसे होते हैं, द्विकुंडलिनी। इनके देखिए, इनका आकर्षण कारण, चूंकि एडेनिन थायमिन से जुड़ा हुआ है बॉन्ड से, तो इनके आकर्षणिक बॉन्ड, चूंकि दो स्ट्रैंड है और इनका एडेनिन इनका थायमिन से जुड़ा हुआ है, आकर्षण कारण जो होते हैं इनका थोड़ा सा तिरछा मुड़ जाते हैं, यानी कि ऐसे घूम जाते हैं। दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं सीधे ना कैसे होते हैं, ऐसे मुड़ जाते हैं, दोहरी कुंडलिनी हो जाते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, दोहरी कुंडलिनी हो जाते हैं। तो अब हम वो देखेंगे डबल दोहरी कुंडलिनी, जो कि वाटसन और क्रिक ने दिखाया था मॉडल, वो मॉडल को देखेंगे, यानी कि डीएनए का मॉडल देखेंगे। इतना समझ में आ गया आपको आंतरिक संरचना। अब हम इसकी मॉडल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, डीएनए का मॉडल बनाते हैं। तो ये हम बना रहे हैं डीएनए का मॉडल, जो कि दोहरी संरचना बनाया जाता है। कोशिश करें अच्छा बने, ऐसे आप अच्छा बना रहे हैं। इसको थोड़ा सा चौड़ा कर देते हैं, पट्टी के रूप में लगना चाहिए। ये पट्टी है और ये यहाँ से आया, हाँ, ऐसे। और इसमें ये पता है ना, एक लड़ी है, ये आपका एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है और दूसरा आपका एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। दूसरे लड़ी विपरीत होते हैं। ठीक है, यानी अगर ये 3 डैश से गया है आपका, ये 5 डैश की ओर, ये आपका 5 डैश से गया होगा एक लड़ी, इसका 3 डैश की ओर। ठीक है, ऐसे प्रदर्शित किया जाता है कि ये लड़ी विपरीत है। प्रदर्शित करने के लिए 3 डैश और 5 डैश दिया जाता है। तो इसका जो आधार का निर्माण किया है, एक आधार का जो निर्माण कर रहा है वो कौन कर रहा था, ये आपका कर रहा था शर्करा फास्फेट, शर्करा फास्फेट, शर्करा और फास्फेट कर रहा था। ठीक है, याद रहेगा, शर्करा और फास्फेट। और क्षार आपके क्या होते हैं, यहाँ पे लटके होते हैं, यहाँ से यहाँ कनेक्शन कर क्षार का, और यहाँ से एक का एडेनिन है, दूसरे का क्या रहेगा, थायमिन रहेगा। ठीक है, जैसे दवा का होता है, कैप्सूल बनाते हैं हम लोग, दवा कैप्सूल बनाते हैं, ऐसे रहता है। ठीक है, जिसमें आपका एक तरफ रेड रहता है, एक तरफ ब्लैक रहता है। तो इसका आधा भाग जो होता है प्यूरिन है, आधा भाग क्या है, पायरिमिडिन है। ठीक है, कोई भी रहेगा, अगर एडेनिन है तो पायरिमिडिन का आपका थायमिन रहेगा। ठीक है, या अगर आपका प्यूरिन का भाग जो है, प्यूरिन का भाग कौन सा है, प्यूरिन का भाग अगर ग्वानिन है
तो ये आपका साइटोसिन रहेगा, वो भी ट्रिपल बॉन्ड से रहेगा। ठीक है, याद रहेगा ना। तो ऐसे जुड़े होते हैं, तो एक तरफ का एडेनिन दूसरे का थाइमिन, ऐसे ही आपका ये सीढ़ी का निर्माण किया गया है। जैसे मान लीजिए एक तरफ का अगर ये जी है तो एक तरफ का आपका सी रहेगा, अगर ये इस तरफ का सी है तो यहाँ पे आपका जी रहेगा। ठीक है, ये तरफ आपका टी है तो यहाँ पे ए रहेगा। कौन कौन से आपका, ये आपका जुड़े होते हैं ए से डबल बॉन्ड से, और ये जुड़े रहते हैं जी और सी जुड़े होते हैं आपके ट्रिपल बॉन्ड से हर जगह। ये आपका रिपीट हुआ रहेगा इस पूरी डीएनए की लंबाई में, ये क्षार आपके क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। सबसे बड़ी बात, डीएनए को चूंकि आनुवांशिक आधार माना जाता है, तो आपका इसी आधार पे माना जाता है। हम लोग आपस में इतने चिन्ह इसलिए हैं, हम लोग व्यवहार विचार, आंखों का कलर, त्वचा का रंग, ठीक है, चलना फिरना बैठना उठने, हर तरीके अलग होते हैं, हर किसी से बोलने हंसने का भी तरीका अलग होते हैं। ये सिर्फ हमारे आनुवांशिक गुणों मानी कि हमारे पेरेंट्स से ही मिल सकते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि हम डीएनए का तो बोलते हैं, डीएनए हमारा आनुवांशिक आधार है, हमारे पेरेंट्स से लक्षण लेकर आया है। लेकिन खास बोले तो ये जो क्षार आप देख रहे हो, ये क्षार को हम लोग जीन बोलते हैं, मतलब जीन का क्रम होता है। तो ये 1000 क्षार मतलब मिलते हैं तो एक जगह जीन का निर्माण होता है। तो ये क्षार ही हमारे आनुवांशिक गुणों का मेन वाहक होते हैं। आप और हम अगर अलग है, सोच विचार में आंखों का कलर अलग है, तो ये आपका डिपेंड करता है क्षारों के क्रम पे डिपेंड करता है। आपके पास भी डीएनए है, हमारे पास भी डीएनए है, सेम डीएनए है, लेकिन डीएनए का बनावट भी सेम है। लेकिन जो क्षार आप देख रहे हो ना, क्षार भी 4 आप में भी होगा और 4 हमारे में भी होगा, लेकिन जो जुड़ने का तरीका है ना, वो भी थाइमिन एडेनिन वो भी जुड़ा होगा सेम ही, लेकिन क्रम अलग अलग होगा। क्रम अलग अलग होगा। क्रम बोले तो आपका ए और टी जो जुड़ा हुआ है ना, उस जगह पे आपका ये जुड़ा होगा, इसके बाद मेरे और डीएनए जो ये आया हुआ है आपका, इसके बाद दूसरा कुछ आया होगा। ये क्रम अलग अलग होते हैं। बस इसी क्रम के गड़बड़ियों की वजह से इतना विभिन्नताएं देश में पाई जाती है कि हम लोग आपस में इतने अलग अलग, समान नक्शा समान चेहरा बनावट होते हुए भी हजारों भीड़ से हम पहचाने जा सकते हैं बनावट से। ये आपका किस पे डिपेंड करता है, आपके क्षार पे डिपेंड करता है, क्षारों के क्रम पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये सब में अलग अलग क्रम हो सकते हैं। अगर ये क्रम मैच करेंगे तो हमारे पेरेंट्स से ही मैच कर सकते हैं और किसी से नहीं, अपने भाई बहनों से भी नहीं। जुड़े होंगे तो मैच करेंगे, वरना सगे भाई बहन से भी हमारे ये क्रम मैच नहीं करते हैं। मैच करेंगे तो हमारे पेरेंट्स से मैच करेंगे, वो भी क्रम। हो सकता है कि जो क्रम आप देख लो चारों सेम टू सेम क्रम हमारे पेरेंट्स में मिल जाए, लेकिन सेम चारों क्रम जो होगा इसके बाद ये डीएनए में किसी से मैच नहीं कर सकता। ठीक है ना, इसलिए हम लोग आपस में इतने अलग होते हैं। अगर ये चारों क्रम मैच कर भी रहा है तो कुछ खास लक्षण को लेकर आया होगा जो कि हमारे पेरेंट्स से मिल रहा होगा, है ना। कुछ तो खास लक्षण होगा जो हमारे पेरेंट्स से ही मिल रहा होगा। तो ये हमारे आनुवांशिक गुणों के वाहक डीएनए होते हैं, लेकिन अंदर की बात करें तो हमारे क्षार होते हैं। ठीक है, ये क्षार का क्रम होता है। तो ये इनके डीएनए में हम बता दे आपको कि ये जो घुमाव होता है, ये इनका डीएनए का जो घुमाव होता है, एक बार में जो टर्न मोड़ रहा है ना, जो टर्न होता है, कम से कम 1 2 3 4 चुके बनाए हैं, कम से कम 10, कितने 10। हम पॉइंट बनाते हैं कि 10 क्षार पे जोड़े, 10 क्षार जोड़े पर इसका घुमाव होता है। कितने पे होता है, 10 क्षार जोड़े पे इसका जोड़े पर इसका घुमाव हो जाता है। 1 2 3 4 10 क्षार रहेंगे तो एक टर्न वो मोड़ लेगा। तो उसकी जो लंबाई की बात कर लेते हैं, कितना कम से कम लंबा ये होता है, तो ये इसकी लंबाई जो होती है आपका 34 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। फिर एक क्षार का क्रम जो है, एक क्षार के बाद दूसरा क्षार कितनी दूरी में रहता है, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है आपकी, इन दोनों के बीच की दूरी होती है वो 0.34 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी होती है इस वाले क्षार से कितने, जो सीढ़ी की जो होता है ना, हमारे घर की सीढ़ी का स्पेस होता है, तो दोनों सीढ़ियों का जो स्पेस है वो कितना है, 0.34 एंगस्ट्रॉम। याद रहेगा आपका। टर्न की जो लंबाई है कितने में घूम जाता है, तो आपका 10 क्षार में घूम जाता है। ठीक है, 10 क्षार में वो आपका घूम जाता है। तो कितनी उसकी कम से कम इसकी लंबाई कितनी होती है जो घुमा होता है, तो 34 एंगस्ट्रॉम की होती है। और जो इसकी क्षार की जो आपकी ये डिस्टेंस है वो कितनी है, 0.34 एंगस्ट्रॉम है। दोनों स्टेम की जो बीच की दूरी है, कितना दूर पे स्टेम रह सकता है, तो इसकी जो होती है 20 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है आपकी, 20 एंगस्ट्रॉम होती है। याद रहेगा आपका। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड से डीएनए बना हुआ है। ठीक है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड, इसको बोलते हैं द्विकुंडली संरचना। वास्तव में कितनी यही प्रदर्शित किया था। तो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड की संरचना की जो स्ट्रेन की दूरी है वो कितनी, 20 एंगस्ट्रॉम है। और दोनों क्षार के बीच की दूरी कितनी है आपकी, 34 एंगस्ट्रॉम है। और कितने पे टर्न निकल लेता है आपका, 34 एंगस्ट्रॉम पे इसका टर्न निकल लेता है, इसकी लंबाई होती है। इतना समझ में आ गया। एडेनिन से थाइमिन जुड़ा होता है डबल बॉन्ड से, और साइटोसिन से ग्वानिन जुड़ा होता है आपका ट्रिपल बॉन्ड से। तो ये आपका हो गया डीएनए की
मॉडल, इसको बोलते हैं डीएनए मॉडल, जिसने वाटसन और क्रिक ने प्रदर्शित किया था। आपका 12th क्लास के 6th लेसन में खास तौर पर फोकस किया गया इस चैप्टर पे। तो आगे का हम लोग पार्ट में देखेंगे डीएनए का इसका गणना करेंगे, लंबाई की गणना करेंगे कि अगर प्रत्येक की आपकी क्षार की इतनी डिस्टेंस है और हमारे अंदर क्षार कितनी है, 10⁻9 है, 3.10⁻9 है ना, इतना है ना, और प्रत्येक कितना है और दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है, तो 0.34 एंगस्ट्रॉम इतना है। तो कैलकुलेशन करने के बाद हम डीएनए की टोटल लंबाई गणना करेंगे। तो कुछ 2 मीटर के आसपास आता है, 2 मीटर 2.2 मीटर आता है, ठीक है। तो इतने लंबे डीएनए हमारे छोटे से कोशिका चूंकि इतनी छोटी होती है, छोटे से अंदर में कैसे पैक हो गया, तो अगले पार्ट में हम डीएनए का पैकिंग पढ़ेंगे। खास टाइप के डीएनए हमारा पैक हुआ है, ठीक है, तो वो पढ़ेंगे। तो ये आपका उम्मीद करते हैं डीएनए का मॉडल समझ में आ गया। आंतरिक संरचना कैसे बना हुआ है, ये बाहरी मॉडल था, बाहरी में आपका पूरा हो गया। आरएनए में एक हर संरचना होता है, बस वही संरचना थी। पार्ट में देखेंगे उसके, ठीक है, पार्ट भी 3 टाइप के होते हैं आरएनए का, तो आरएनए के पार्ट में भी देखेंगे। तो इनका पार्ट नहीं होता है, बस ये मुड़ने के ऊपर होते हैं। ये हो सकता है दक्षिणावर्ती घुमाव करते हैं, बायावर्ती भी घुमाव करते हैं, उस आधार पर इनको जेड डीएनए और बी डीएनए कहा जाता है, और ऐसे कोई टाइप नहीं होता है, डीएनए कोई टाइप नहीं होता है। समझ गए हम लोग इतने डिफरेंट क्यों होते हैं, अपने क्षार के क्रम के कारण, क्षार के क्रम के कारण, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही है, आप लोग का अलग अगले वीडियो में हम देखेंगे डीएनए का पैकिंग, ठीक है, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, ओके।